प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने आपको 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसरों के बारे में जानकारी दी थी और इससे आगे भी इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी लेकर के आएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और आप अपनी परीक्षा उपयोगी नोट्स तैयार करें। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो हम देखते हैं, आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। इस क्रांति के 2 प्रभाव लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आरंभ हुई और फ्रांस की क्रांति ने सारा विश्व को झकझोर कर रख दिया। विश्व के अनेक भागों में इसका सीधा प्रभाव आगे आया और कुछ वर्षों में ही इसका प्रभाव भी महसूस हुआ। यूरोप के सभी देशों में और दक्षिण और मध्य अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन इससे ही प्रेरित हुए। उसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से थे। तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है लाल, सफेद और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो लेबर पार्टी का गठन 1909 में ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी का गठन किया था। पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है। तो 1914 ईस्वी में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच एक युद्ध छिड़ गया और एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की मतलब केंद्रीकृत शक्तियां थे और दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य जो भारत का है उसको बताइए। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो डेमोक्रेसी यूनानी भाषा डेमोक्रेसी से बना है। यूनान में डोमेश, तो यूनान में जो डेमोस है, डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था और उसकी याद में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन की याद में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो रबी की फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि रबी की फसलें हैं और खरीफ की फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैकोबिन कौन थे, उन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया। तो देखिए, फ्रांस के विधानसभा के जैकोबिन और जेरोदिस्ट नामक 2 प्रमुख राजनीतिक दल थे जिसमें जैकोबिन अत्यधिक शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने फ्रांस में आतंकवादी शासन की स्थापना कर दी और उनके दल के समस्त मध्यम वर्ग के थे और दल का प्रमुख नेता दांते और रोबेस्पियर तथा दारा आदि थे। दल का कार्यालय पेरिस में था। अपने शत्रुओं के प्रति वे बड़ा कठोरता से व्यवहार करते थे। थोड़ा संदेह होने पर वे अपने विरोधियों को फांसी पर भी चढ़ा देते थे। इस प्रकार से जैकोबिन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांस में लुई 16 के समय में खजाना खाली होने के प्रमुख कारण बताइए। तो देखिए, लुई 16 जब राजा बना उस समय वहाँ का राज्य खजाना खाली था। उसी के बाद से फ्रांसीसी क्रांति का भी आरंभ हुआ था। तो राजा द्वारा शान शौकत पर अधिक खर्च करना, लंबी अवधि तक युद्ध चलने से फ्रांस में संसाधन नष्ट हो जाना, ब्रिटेन के युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिब्रे का कर्ज और जुड़ जाना और उन्होंने सरकार को कर्ज दिया था, वो 10% ब्याज दर की मांग कर रहे थे और ब्रिटेन से
13 उपनिवेश को स्वतंत्र कराने में भी अमेरिका की सहायता की। इस कारण से फ्रांस का जो खजाना है वह खाली हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स कौन था। तो कार्ल मार्क्स एक प्रथम विद्वान था जिसने समाजवाद को एक वैज्ञानिक रूप दिया। और कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी गई पूंजी पर का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। कार्ल मार्क्स का विचार था कि जब तक निजी संपत्तियां इसी तरह मुनाफे का संचय करती रहेंगी तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए श्रमिकों को पूंजीवाद और निजी संपत्तियों पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष से जीत अंततः श्रमिकों की ही होगी। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, भारत को एक उपनिवेश क्यों कहा जाता है। उपमहाद्वीप, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप से आशय एक विस्तृत भौगोलिक इकाई से है जो शेष महाद्वीपों से प्राकृतिक सीमाओं द्वारा स्पष्टतः भिन्न दिखाई पड़ती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप राशियों में स्थित होते हुए भी एक अलग भौगोलिक इकाई दिखाई देती है। इस महाद्वीप में एशिया के देशों से भिन्न एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है। इस उपमहाद्वीप में कई राष्ट्र सम्मिलित हैं। इससे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, केंद्र में भारत और उत्तर में नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान एवं पूर्व में बांग्लादेश है तथा भारत के दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर स्थित है। उपयुक्त विशेषताओं के कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर और खादर भूमि में अंतर बताइए। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। बांगर पुरानी जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। और खादर भूमि, तो खादर जो मिट्टी है बाढ़ के नवीन जलोढ़ से निर्मित निचले भाग को खादर भूमि कहा जाता है। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और यह संपूर्ण भाग में बाढ़ के कारण जल पहुँच जाता है। फिर आता है बांगर के क्षेत्र में चूना मुक्त कंकड़ों की बहुलता है और इसमें आर्द्रता कम, अतः यह कम उपजाऊ होती है। खादर भूमि में जलोढ़ पाया जाता है और इसका विस्तार देखिए तो इसका विस्तार पूर्वी उत्तर बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में है और इस मिट्टी का विस्तार पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल आदि में पाई जाती है। तो ये बांगर और खादर भूमि हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 सैनिक तख्तापलट की अगुवाई कर दी। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में 2002 में जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इस प्रकार से जनरल परवेज मुशर्रफ भारत के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए। तो देखिए लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। जब इस सिद्धांत को लगभग पूरे विश्व में मान लिया गया था, पर किसी व्यक्ति को मतदान से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं थे। तो देखिए एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस प्रकार से बनाए हैं ऐसी जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में कठिनाई होती थी। फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा था। फिर आता है 2015 तक सऊदी अरब में स्त्रियों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। इस प्रकार से वोट के बारे में जानकारी हुई। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में कुछ लोग वंचित रह जाते थे। फिर देखिए कि संविधान सभा का परिचय।
संविधान सभा वह सभा जिसे किसी देश के संविधान के निर्माण कार्य के लिए कार्य सौंपा जाए तो वह संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान एक संवैधानिक सभा द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता से लिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि लगी थी। इसमें 11 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूंजी कृषि में पूंजी एक मूल आवश्यकता है। भारत के छोटे और मध्यम और बड़े किसान उसका प्रबंधन कैसे करते हैं? अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कारणों से पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। और छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस प्रकार वह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक क्यों है? रासायनिक उर्वरक इस प्रकार के खनिज देते हैं जो जल में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मृदा इन्हें बहुत समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मृदा से निकलकर कुएं के जल और नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। अर्थात रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के कुछ समय पश्चात मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति से नई सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है कि रूसी क्रांति से नई सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ। इस क्रांति के कारण निम्नलिखित सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन आए। तो देखिए कौन कौन से परिवर्तन आए। 1917 ईस्वी तक रूसी क्रांति ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मान्यता देकर विश्व श्रमिकों और किसानों में जागृति उत्पन्न की। रूस की क्रांति ने केवल राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने पर बल नहीं दिया, वरन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन लाने पर बल दिया। रूसी क्रांति ने नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना की तथा अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इस क्रांति ने चर्च के प्रभुत्व को समाप्त किया तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। प्रत्येक व्यक्ति को काम देना राज्य का कर्तव्य माना जाने लगा तथा कृषकों एवं श्रमिकों को सम्मान दिया जाने लगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति अत्याचारी और निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस राज्य शासन का अध्यक्ष राजा होता था जो पूर्णतः निरंकुश और अत्याचारी होना था। अतः क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, जो जिद्दी, निरंकुश तथा राज्य कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाला था और विलासी भी था। नेक्स्ट है शोचनीय आर्थिक दशा। लुई 16वें के धन की अधिक आवश्यकता होती थी क्योंकि उसका जीवन विलासिता में डूबा हुआ था। उसके राजमहल में हजारों अधिकारी थे जो कुछ नहीं करते थे, परंतु राजकोष से उन्हें धन प्राप्त होता था। शासन वर्ग जनता की आर्थिक कठिनाइयों की उपेक्षा करता था। 1799 में संसद का सत्र आरंभ हुआ और प्रारंभ में से ही राजा और संसद के बीच झड़प हो गई। इन परिस्थितियों में पेरिस की जनता ने बास्तिन नाम के पुराने जेल परारे पर धावा बोल दिया और रक्षा करने वाले सैनिकों की हत्या कर दी, जिससे और कैदियों को मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से क्रांति का प्रारंभ हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो हमें मिले हुए हैं और उनके उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुए हैं। तो देखिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है और उसके अधिकार समान होते हैं। हर राजनीतिक संगठन का लक्ष्य मानव के नैसर्गिक और
अपरिहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। संपूर्ण प्रभुत्वता का स्रोत राज्य में निहित कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा। स्वतंत्रता का आशय ऐसे कार्य करने की शक्ति से है जो औरों के लिए हानिकारक न हो। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने तथा छापने के लिए आज़ाद है। इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति से जन अधिकारों की सूची प्राप्त हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेपोलियो का उदय को समझाइए। तो देखिए नेपोलियो का उदय 1795 में राजतंत्र के समर्थन और असंतुष्ट गणवादियों ने से संगठित होकर कन्वेंशन पर आक्रमण किया। कन्वेंशन की रक्षा का भार नेपोलियो पर डाला गया। इस समय से ही एक फ्रांस की राज्य क्रांति के मंच पर जमकर कनेक्शन ने उससे प्रसन्न होकर उसे फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांतिकारी सेना की बागडोर अब उसके हाथ में आ गई और वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। 1804 में नेपोलियो बोनापार्ट से खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों से विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को हराकर अपने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे दी। नेपोलियो खुद में यूरोपीय आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, जिससे निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति और नापतोल की एक सामान्य प्रणाली भी लागू की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की स्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए। तो भारत की स्थिति, भारत विषुवत रेखा के 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण कर्क रेखा इसकी 23/1/2 उत्तरी अक्षांश इसके मध्य से होकर, मतलब भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है, महाद्वीपीय भारत या उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। इसका विस्तार देखिए, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 यानी 3214 किलोमीटर और पूर्वी पश्चिमी विस्तार 2933 मतलब 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और कुल समुद्री सीमा है इसकी 17,516.6 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका है। इस प्रकार से भारत का राज्य विस्तार है। अगला प्रश्न आता है, आप किस तरह कह सकते हैं कि पालमपुर एक अच्छा विकसित गांव है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बिजली की व्यवस्था, पालमपुर गांव में अधिकांश घरों में बिजली है और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। फिर आता है शिक्षा, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 हाई स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र, फिर डेयरी और अन्य प्रचलित क्रियाएं। तो देखिए, डेयरी एवं अन्य प्रचलित क्रियाएं, पालमपुर गांव में कई परिवार में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपने भैंसों को कई प्रकार की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली चरी खिलाते हैं। इस प्रकार से पालमपुर गांव एक आत्मनिर्भर गांव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण को समझाइए। तो देखिए, पालमपुर में दुकानदार और परिवहन के भी साधन उपलब्ध हैं। फिर देखिए, लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र की विशेषता, जनता प्रभुसत्ता के स्वामी, प्रजातंत्र से सत्ता का अंतिम स्रोत राज्य की संपूर्ण जनता होती है और शासन का संचालन और प्रतिनिधित्व, प्रजातंत्र व्यवस्था में शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। चुनाव की व्यवस्था,
तो चुनाव, प्रजातंत्र में संविधान द्वारा निर्धारित तिथि पर चुनाव होते हैं। और नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना, नागरिक अपने मतों का उचित ढंग से प्रयोग कर सके तथा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। फिर देखिए लोकतंत्र का महत्व। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता और भाईचारे के भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन एक लोकतंत्री मान्यता पर आधारित होता है। वे प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक समय और महत्व और व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है। व्यक्ति के महत्व की यह स्थिति यदि जीवन के केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही हो तो प्रजातंत्र अधूरा रहता है। प्रजातंत्र की पूर्णता के लिए अनिवार्य है कि जीवन के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को अपने विकास के आधार पर अवसर प्राप्त होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। संविधान लिखित नियमों की इस प्रकार की किताब है जिससे किसी राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिक सामूहिक रूप से मानते हैं कि संविधान सर्वोच्च कानून है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की महम और आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच संबंध भी तय होते हैं। तो देखिए कि संविधान साथ रह रहे विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? फरवरी की क्रांति 12 मार्च 1917 की मानी जाती क्योंकि पुराने रूसी पंचांग के अनुसार यह दिन 27 फरवरी थी और फरवरी क्रांति का आरंभ निम्नलिखित कारणों से हुआ था। 7 मार्च 1917 के दिन भूखे प्यासे और शीत में कांपते निर्धन श्रमिकों ने पेट्रोग्राद की सड़कों पर जुलूस निकाला और सड़कों के किनारे के होटलों में घुस करके भोजन किया और बाहर निकलकर रोटी के नारे लगाए और सड़कों पर घूमने लगे। जार के अधिकारियों ने सैनिकों को गोली चलाने की आज्ञा दे दी, परंतु सैनिकों ने नंगे भूखे मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार क्रांति की शुरुआत हुई और दूसरे दिन 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद में नगर के नागरिकों ने काम करने वाले लगभग 1 लाख श्रमिकों ने हड़ताल कर दी और सड़कों पर नारे लगाने चालू कर दिए। रोटी दो, कुछ बंद करो, अत्याचारी शासन का अंत हो। जार द्वारा मार्च में ही ड्यूमा को भंग कर दिया। इस और सैनिक मजदूर आंदोलनकारियों से जा मिले और 13 मार्च को रूस की राजधानी पर मजदूरों ने अधिकार कर लिया और 15 मार्च को जार ने अपना सिंहासन त्याग दिया। इस प्रकार से जार का कार्यकाल समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। निरंकुश राजतंत्र। रूस में निरंकुश राजतंत्र था। राज्य के शासन को जार कहा जाता था और जो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। कुलीन वर्ग के स्वार्थपरक और विलासिता। फ्रांस के समान ही रूस में भी कुलीन वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और फ्रांस में कुलीन वर्ग के समान रूस के जनता का शोषण होता था। अल्पसंख्यक जातियों का विरोध। जो रूस में पाल और यहूदी और फिन नामक अल्पसंख्यक जाति निवास करती थी, जार इन जातियों को रूसीकरण करना चाहता था और परिणाम स्वरूप ये जातियां जार के निरंकुश शासन का विरोध करती थी। इस प्रकार से रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। और फिर देखिए और कृषकों की दयनीय स्थिति। क्रांति से पूर्व रूस एक कृषि प्रधान देश था, परंतु किसानों की दशा अत्यंत खराब हो गई थी। इन पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे तथा अनेक करों ने उनकी स्थिति को पूर्णतः निर्धन बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना रूस का जार साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, अतः उसने
रूस को प्रथम विश्व युद्ध में उलझा लिया और इस युद्ध में रूस को पराजय मिली। इस प्रकार से रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब हम शासक वर्ग जनता की आर्थिक कठिनाइयों की उपेक्षा करता था, इस कारण से इस क्रांति की शुरुआत हुई। फिर थर्ड पॉइंट है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। फ्रांस की शासन व्यवस्था निरंकुशज्ञ होने के साथ साथ दोषपूर्ण भी थी। राज्य के सभी प्रकार के कानून एक दूसरे के विरोधी थे। राज्य के उच्च पदों की नीलामियां होती थी। फिर राजा के कृपा पत्रों की नियुक्ति की जाती थी। फिर है कृषकों की दयनीय दशा। 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन आए, जिससे किसानों की दशा पहले से भी अधिक दयनीय हो गई। इन पर कर का अत्यधिक भार लाद दिया गया और उन्हें बेगार भी करनी पड़ती थी। वे जंगल के जलाने के लिए ईंधन ला सकते थे और न पशुओं को घास के मैदान में चरा सकते थे। फिर है तात्कालिक कारण। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई और 1788 में भारी अकाल पड़